नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सरोज और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में गद्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर। देखिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? 4 विकल्प दिए गए हैं। सही होगा मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? सन 1880। बी विकल्प सही है। नमक का दरोगा शीर्षक कहानी में किस प्रमुख समस्या का उल्लेख किया गया है? इसमें नमक की चोरी। नमक का दरोगा कहानी का नायक कौन है? बंशीधर। आलोपी दीन के बिना मोल के गुलाम कौन थे? सही उत्तर होगा चपरासी और चौकीदार। 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। ये शब्द बंशीधर के चरित्र की किस विशेषता को प्रकट करते हैं? ए विकल्प सही है यहाँ पर, ईमानदारी। आलोपी दीन बंशीधर के साथ कितने हजार रुपयों में निपटारा कर लेना चाहता था? 25,000। धर्म ने किसे पैरों के नीचे कुचल डाला था? सही विकल्प कौन सा होगा? धन को। मियां नसीरुद्दीन नामक पाठ की लेखिका का नाम क्या है? कृष्णा सोबती। जब लेखिका गड़ेया मोहल्ले से जा रही थी तो उसे एक दुकान से किस प्रकार की आवाज सुनाई दी? पटापट आवाज आ रही थी तो लेखिका वहां रुक गई थी। मियां नसीरुद्दीन ने लेखिका को क्या समझा था? अखबार नवीस, पत्रकार समझा था। मियां नसीरुद्दीन ने अखबार के बारे में क्या कहा था? सही उत्तर होगा खोजियों की खुराफात उन्होंने कहा था। मियां नसीरुद्दीन के चेहरे पर अंधड़ के आसार देखकर यह मजमून न छेड़ने का फैसला किया। यहाँ शब्द आया है मजमून, उसका अर्थ क्या है? ये उर्दू का शब्द है और इसका मतलब है मामला। लेखिका के अनुसार नसीरुद्दीन का खानदानी पेशा क्या था? क्या काम करते थे नसीरुद्दीन और उसके पिता, उसके दादा? वो नानबाई थे। नानबाई होता है रोटी बनाना और बेचने का व्यवसाय करने वाले। मियां नसीरुद्दीन अपना उस्ताद किसे मानते हैं? अपने वालिद को। वालिद मतलब पिता। मियां नसीरुद्दीन के पिता का नाम क्या था? बरकत शाही। मियां नसीरुद्दीन के दादा का क्या नाम था? मियां कल्लन। काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं, ये कथन किसका है? किसने बोला था ये कथन? मियां नसीरुद्दीन ने ही बोला था। आगे देखिए, पाठ में प्रस्तुत रुमाली का क्या अर्थ है? रुमाली का मतलब है रुमाल की भांति रोटी, पतली रोटी जिसे नसीरुद्दीन मियां बनाया करते थे। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन हैं? सत्यजीत राय। श्री सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ? सन 1921 में। श्री सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली फीचर फिल्म का क्या नाम था? पथेर पांचाली। भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया था? सही विकल्प आएगा भारत रत्न। अप्पू के साथ 2.5 साल नामक पाठ किस साहित्यिक विधा से संबंधित है? वो एक संस्मरण है। सत्यजीत राय ने अप्पू के साथ 2.5 साल एक फिल्म का निर्माण किया था, तो उन्होंने अप्पू के साथ 2.5 साल बिताए थे, तो अपनी यादें उससे जुड़ी हुई थी, उनका वर्णन किया, इसलिए ये क्या है? एक संस्मरण है। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग के दौरान लेखक कहाँ नौकरी करते थे? वो एक विज्ञापन कंपनी में लगे हुए थे। जब उन्हें तनख्वाह मिल जाती, कुछ पैसे हाथ आ जाते, तो वो शूटिंग करते, नहीं तो बीच में फिर रुक जाते थे। सत्यजीत राय का निधन कब हुआ? 1992 ईस्वी में। पथेर पांचाली किस भाषा में रचित संस्मरण है? पथेर पांचाली
बंगला भाषा में है। अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम क्या है? इसमें सुबीर बनर्जी। रेलवे लाइन के समीप वाला मैदान कौन से फूलों से भरा हुआ था? उसमें काश फूल थे। पथेर पांचाली फिल्म में पुकुर का क्या अर्थ है? पुकुर का मतलब पोखर, तालाब। फिल्म में अप्पू की माँ का क्या नाम था? अप्पू की माँ का नाम था सर्वजया। पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? 2.5 साल तक चला। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली वृद्धा का नाम क्या था? सही उत्तर होगा चुन्नी बाला देवी। 7 दिनों के पश्चात आने पर फिल्मकार शूटिंग आरंभ क्यों नहीं कर सका था? उत्तर आएगा जानवरों द्वारा काशफूल खाए जाने के कारण। फिल्म में अप्पू का घर किस गांव में दिखाया गया था? गांव का नाम है बोडाल। सुबोधा किस गांव का रहने वाला था? कहानी में सुबोधा का जिक्र आया है, वो भी बोडाल गांव के रहने वाले थे। फिल्म में किस काम करने वाले कुत्ते का नाम क्या था? कुत्ते का नाम था भूलो। और इसमें सत्यजीत राय जी ने बताया है कि उन्होंने 2 कुत्तों को शूटिंग के लिए वहाँ प्रयोग किया था और देखने वाले दर्शक उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। फ्रांस की सरकार ने सत्यजीत राय को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया? लेजन डी ऑनर ग। चुन्नी बाला देवी की आयु कितनी थी? 80 वर्ष। फिल्म में मिठाई वाले की भूमिका निभाने वाले का क्या नाम था? श्रीनिवास, रामनिवास, देवी प्रसाद, श्रीनाथ। सही उत्तर होगा श्रीनिवास। फिल्म निर्देशक ने वर्षा का सीन किस मास में लिया था? अक्टूबर में लिया था, क्योंकि वर्षा ऋतु बीत चुकी थी। वर्षा के महीने चले गए थे, उनके हाथ में जब पैसे आए तब तक शरद ऋतु आ गई थी, अक्टूबर का महीना आ गया था। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1865। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? बाल मुकुंद गुप्त। इनमें से कौन सी रचना बाल मुकुंद गुप्त की नहीं है? 4 विकल्प हैं, सही कौन सा होगा? उनकी मृगनयनी, उनका लिखा हुआ नहीं है। खेल तमाशा, चिट्ठे और खत, शिव शंभू के चिट्ठे सभी बाल मुकुंद गुप्त की रचनाएं हैं। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ? सन 1907 में। प्रस्तुत पाठ लेखक की किस कृति में संकलित है? जो हमारे पाठ्यक्रम में है वो पाठ शिव शंभू के चिट्ठे में संकलित है। पाठ में लेखक ने तीसरी शक्ति किसे कहा है? ईश्वर को उन्होंने कहा है। बाल मुकुंद गुप्त किस काल के पत्रकार थे? राष्ट्रीय नव जागरण काल के पत्रकार रहे वो। इस पाठ में सूत्रधार शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? सूत्रधार लॉर्ड कर्जन के लिए। वायसराय थे, भारत में रहे थे वायसराय बनकर, उन्हें ही सूत्रधार इसमें कहा गया है। लेखक के अनुसार कौन सा समय करुणोत्पादक होता है? करुणोत्पादक शब्द का मतलब होता है करुणा पैदा करने वाला। कौन सा समय होता है? बिछुड़ने का। शिव शंभू के पास कितनी गायें थी? 2। बाल मुकुंद गुप्त ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? उत्तर सही है भारत मित्र। लेखक ने विदाई संभाषण पाठ किस अंग्रेज शासक की विदाई के समय लिखा था? सही उत्तर आएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल रूपी नाटक का अंत कैसा था? दुखांत था। उन्हें बीच में ही वापस बुला लिया गया था, तो उनका अंत दुखांत था। नादिर शाह किस देश के तानाशाह शासक थे? नादिर शाह ईरान के थे। कमजोर गाय किसका प्रतीक है?
इस पाठ में लेखक ने बताया है कि दो गायें थी शिव शंभू के पास, एक कमज़ोर एक शक्तिशाली। तो जो कमज़ोर गाय है वो साधारण जनता का प्रतीक है और शक्तिशाली लॉर्ड कर्जन का। शक्तिशाली गाय किसका प्रतिनिधित्व करती है? लॉर्ड कर्जन। शिव शंभू ने अपनी कौन सी गाय दान में दे दी थी? शक्तिशाली गाय। बिस्तर गर्म राख पर रखना मुहावरा है, इसका मतलब मुसीबत को बुलाना। किंतु पर्दे के पीछे एक ही लीलामय की लीला हो रही है। इस वाक्य में लीलामय शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ईश्वर के लिए। जार शब्द किस देश का तानाशाह के लिए प्रयोग किया गया है? रूस के तानाशाह के लिए। लेखिका के अनुसार नसरुद्दीन का खानदानी पेशा क्या था? ये यहाँ पर गलत प्रश्न है। विकल्प जो दिए गए हैं इसके आधार पर प्रश्न क्या बनना चाहिए था कि शुरू में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय कब से कब तक रहे? जब वो शुरू में भारत आए थे तो कितने समय तक भारत के वायसराय बनकर रहे? तो सही उत्तर होगा 1899 से 1904 तक। और दोबारा जब आए लॉर्ड कर्जन वायसराय बनकर आए तब वो 1904 से 5 तक ही रह पाए और उन्हें वापस जाना पड़ा। तो यहाँ पर ये प्रश्न ही गलत दिया हुआ है। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन का स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव जिद्दी था। बंगाल का विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। नींद और भूख हराम करना वाक्य का क्या अर्थ है? परेशानी में डालना। गलता लोहा कहानी के लेखक कौन है? शेखर जोशी। शेखर जोशी किस विधा के लेखक थे? शेखर जोशी कहानी विधा के लेखक थे। श्री शेखर जोशी का जन्म कब हुआ? सही उत्तर होगा सन 1932 में। गलता लोहा कहानी में किस समस्या को उजागर किया गया है? जातिगत भेदभाव की समस्या। श्री शेखर जोशी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उन्हें पहल सम्मान मिला था। पुरोहित वंशीधर के बेटे का नाम क्या था? मोहन इस कहानी का मुख्य पात्र है। खेत में जाते समय मोहन के हाथ में क्या था? हंसुआ लेकर वो घास खोदने के इरादे से खेत जा रहा था। लेखक शेखर जोशी का नाम कहानी के किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? नई कहानी आंदोलन। मोहन के अध्यापक का नाम क्या था इस कहानी में? त्रिलोक सिंह। वंशीधर का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? वो पुरोहिताई करते थे। यज्ञ हवन कराना, घर घर जाकर पाठ करना, मतलब पुरोहिताई का कार्य वो करते थे। कहानी में गोपाल सिंह का क्या काम है? कहानी में एक नाम आया है गोपाल सिंह, जहाँ मास्टर त्रिलोक सिंह बैठा करते थे और फिर वो विद्यालय में आते थे। तो गोपाल सिंह दुकानदारी करता है, एक दुकानदार है। लेखक शेखर जोशी ने नई कहानी आंदोलन के किस पक्ष को अपनी कहानियों में उजागर किया है? प्रगतिशील पक्ष। ख विकल्प सही है। सांप सूंघ जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? चुप हो जाना। कहानी में मास्टर जी की आवाज कैसी थी? कड़क। धनराम किस जाति का है? इस कहानी में धनराम लोहार जाति का है। धनराम के पिता का क्या नाम था? धनराम के पिता का नाम गंगाराम। वंशीधर ने चंद्रदत्त के घर जाकर किस पाठ के करने के लिए मोहन से कहा था? रुद्री पाठ। शेखर जोशी की किस कहानी पर फिल्म का निर्देशन किया गया? दाजू। शेखर जोशी की कहानी है हलवाहा, गलता लोहा, साथ के लोग, दाजू। इनमें से दाजू कहानी पर फिल्म का निर्देशन किया गया। धनराम ने किस कक्षा तक पढ़ाई की थी?
तीसरे दर्जे तक, यानी 3 क्लास ही वो पढ़ पाया था। रमेश मोहन को क्या समझता था? मोहन को नौकर समझता था। अपने साथ लखनऊ ले गया था और वहाँ उसने उसका परिचय एक नौकर की तरह करवाया सबसे। रमेश किस नगर में काम करता था? रमेश लखनऊ में काम करता था। मास्टर त्रिलोचन सिंह को तो अब गुजर गए होंगे, गलता लोहा कहानी में ये किसने पूछा? ये मोहन ने पूछा था। स्पीति में बारिश रचना किस लेखक की है? कृष्णनाथ की है। लेखक कृष्णनाथ की स्पीति में बारिश किस विधा की रचना है? वो एक यात्रा वृतांत है। कुल्लू, लाहौल और स्पीति ब्रिटिश अधीनता में कब आए? सही होगा 1846 ईस्वी में। स्पीति नामक स्थान किस राज्य की सीमा में आता है? हिमाचल प्रदेश में है। स्पीति किस जिले की तहसील है? लाहुल। लेखक कृष्णनाथ के अनुसार स्पीति की रक्षा कौन करता है? उसकी भौगोलिक स्थिति ही उसका संहार करती है और उसकी रक्षा भी करती है, क्योंकि चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। स्पीति समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 13,000 फीट। स्पीति पर किस राजा ने आक्रमण किया था? जोरावर सिंह। केलंग के बादशाह को किसका भय लगा रहता था? काजा के सूबेदार द्वारा अवज्ञा का। केलंग से स्पीति संदेश किस प्रकार भेजे जाते थे? 4 विकल्प हैं, सही होगा वायरलेस सेट पर। स्पीति का क्षेत्रफल कितने वर्ग मील है? 2155 वर्ग मील। साम्राज्य के टूटने के समय स्पीति की क्या स्थिति थी? स्पीति स्वतंत्र था। स्पीति के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तिब्बत। सन 1847 में अंग्रेज शासकों ने स्पीति को किस जिले के साथ जोड़ दिया था? मध्य हिमालय की घाटी कहाँ है? केलंग से स्पीति कितनी मील दूर है? 170। सन 1971 में स्पीति की जनसंख्या कितनी थी? 7,196। लेखक किसके अहंकार को चूर कर देना चाहता था? सही उत्तर होगा हिमालय की चोटियों के। स्पीति में उगाई जाने वाली मुख्य फसल का नाम क्या है? जो मुख्य फसल है स्पीति में जो उगाई जाती है। लेखक ने किस महाकवि से प्रेरणा लेकर वर्षा ऋतु का वर्णन किया है? कालिदास। कालिदास ने अपने काव्य में किस क्षेत्र की वर्षा का वर्णन किया है? विंध्याचल का। रजनी नामक एकांकी की लेखिका का नाम क्या है? मन्नू भंडारी। रजनी पटकथा में कुल कितने दृश्य हैं? रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य आते हैं। मन्नू भंडारी का मूल नाम क्या था? महेंद्र कुमारी। अमित की माँ का क्या नाम है? अमित की माँ का नाम है लीला। लीला की पड़ोसन का क्या नाम है? रजनी। एकांकी में किसका रिजल्ट आने वाला है? यहाँ देखिए एकांकी नहीं है, ये पटकथा है। रजनी पटकथा में किसका रिजल्ट आने वाला है? अमित का। अमित किस कक्षा में पढ़ता है? अमित 7वीं कक्षा का छात्र है। अमित के मैथ्स में कुल कितने अंक थे? 72।
अमित के मैथ्स टीचर का नाम क्या है? मिस्टर पाठक। इस एकांकी में रजनी के कैसे स्वभाव का वर्णन है? निडर और स्पष्टवादी। अमित के मैथ्स में कम आने का क्या कारण था? ट्यूशन न लेना। बार बार कहने के बावजूद भी उसने ट्यूशन नहीं लगाई तो मैथ्स के सर ने नंबर काट लिए थे। तुरंत ट्यूशन लेना शुरू कर दो वरना रह जाओगे। ये शब्द किसने कहे थे? किसने किससे कहे हैं? सही उत्तर होगा मिस्टर पाठक ने कहे थे अमित से। मिस्टर पाठक उसके गणित के अध्यापक थे। रजनी के चले जाने पर हेडमास्टर अपना गुस्सा किस पर निकालता है? चपरासी पर। रजनी किस विधा की रचना है? रजनी कहानी है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, एकांकी है। 4 विकल्प दिए गए हैं लेकिन सही विकल्प कौन सा भी नहीं है। रजनी क्या है? एक पटकथा है। हेडमास्टर से मिलने के पश्चात रजनी किसके कार्यालय में गई थी? सही उत्तर क्या आएगा? डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। रजनी शीर्षक एकांकी नहीं है, ये पटकथा है। किस समस्या को उजागर किया गया है? विद्यालयों में ट्यूशन की समस्या को उजागर किया गया है। रजनी ने डायरेक्टर को अपना परिचय किस रूप में दिया? रिसर्च प्रोजेक्टर के रूप में। अब रजनी अध्यापकों को क्या करने की सलाह देती है? अन्याय के विरुद्ध आंदोलन करने की सलाह देती है। सभा में अध्यापकों द्वारा ट्यूशन के संबंध में क्या तर्क दिया गया? उन्हें कम वेतन मिलता है, ये बताया उन्होंने। आगे देखिए, कृष्णचंद्र की जामुन का पेड़ लेखक की रचना है कृष्णचंद्र की। अगला पाठ है ये। जामुन का पेड़ किस विधा के अंतर्गत आता है? ये एक हास्य व्यंग्य कथा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने किस रस की धारा को प्रवाहित किया है? प्रेम, करुण, रौद्र, भक्ति। सही उत्तर होएगा करुण। जामुन का पेड़ कहाँ पर खड़ा है? जामुन का पेड़ सेक्रेटरिएट के लॉन में। सेक्रेटरिएट के लॉन में। सचिवालय होता है सेक्रेटरिएट का मतलब। पेड़ किस कारण से गिर गया था? रात को झक्कड़ आया था। झक्कड़ का मतलब तूफान। पेड़ के गिरने से उसके नीचे कौन व्यक्ति दब गया था? शायर। सबसे पहले फाइल किस कार्यालय में भेजी गई? अंडर सेक्रेटरी के पास गई। दूसरी बार फाइल किस विभाग में भेजी गई? कृषि विभाग में गई थी। लेखक ने जामुन के पेड़ पाठ के माध्यम से किस व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है? हमारी कानून व्यवस्था। प्रस्तुत कहानी में कवियों को किस प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है? उनकी अमानवीयता पर। क्योंकि व्यक्ति पेड़ के नीचे दबा हुआ है, उसे वो अपनी कविताएं सुना रहे हैं, उसकी जान की परवाह किसी को नहीं थी, तो अमानवीय प्रवृत्ति यहाँ पर सही उत्तर है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट किससे संबंध रखता है? फल फूल वाले पेड़ पौधों से। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने जामुन के पेड़ को कटवाने से क्यों मना कर दिया था? सही उत्तर आएगा, इस विभाग ने उत्तर दिया था कि पेड़ लगाओ योजना अब हमारे यहाँ चलाई जा रही है। दबे हुए व्यक्ति की किस दशा का चित्रण हुआ है? उसकी दयनीय दशा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वृक्ष को काटकर दबे हुए व्यक्ति को निकालने से क्यों इनकार कर दिया था? क्योंकि वह केवल खेती बाड़ी से संबंध रखता है। गए उत्तर इसमें सही होगा। जामुन का पेड़ पाठ में अधिकारियों को किस व्यवहार को व्यक्त किया गया है? उनकी अमानवीयता को। वास्तव में पेड़ का संबंध किस विभाग से था? 4 विकल्प हैं, सही उत्तर होगा वन विभाग। माली की किस प्रवृत्ति को दर्शाया गया है? उसकी दयालु। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य को क्या शिक्षा दी है? मानवीय मूल्यों को अपनाने की शिक्षा दी है। भारत माता पाठ के लेखक का क्या नाम है? सही उत्तर आएगा जवाहरलाल नेहरू।
पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? सन 1889 ईस्वी में। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? सन 1964 में। भारत माता पाठ नेहरू जी की किस पुस्तक में संकलित है? सही उत्तर होगा हिंदुस्तान की कहानी। लेखक के अनुसार कौन सा विषय सबके फायदे के लिए था? स्वराज्य का। जनसभाओं में जवाहरलाल नेहरू का स्वागत किस नारे से किया जाता था? भारत माता की जय। भारत माता कौन है, यह प्रश्न कौन और किससे पूछता है? जवाहरलाल नेहरू पूछा करते थे जनता से, तो सही उत्तर होगा ग। भारत माता कौन है, जवाहरलाल नेहरू के इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया था? सही उत्तर क्या है? एक अनपढ़ किसान ने। घ ऑप्शन सही है इसमें। लेखक लोगों को किसके विषय में सोचने या विचार करने की प्रेरणा देता था? संपूर्ण हिंदुस्तान के बारे में। भारत माता पाठ का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति की प्रेरणा देना। हमारे महाकाव्यों पुराणों की कथा कहानियों में किसका वर्णन मिलता है? हिंदुस्तान की एकता का। हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक किसकी रचनाएं, किसकी समस्याएं एक समान थी? नेताओं की, किसानों की, सैनिकों की या कर्मचारियों की? किसानों की। लेखक अपने भाषणों में मुख्यतः किसकी चर्चा करता था? भारत की। लेखक की दृष्टि में किसानों का नजरिया कैसा था? महदूद यानी सीमित था। लेखक भारत माता की जय के नारे के माध्यम से किसकी जय चाहता था? भारत के सभी लोगों की। आत्मा का ताप पाठ के लेखक का नाम क्या है? सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ? 1922 ईस्वी में हुआ। सैयद हैदर रजा किस राज्य के रहने वाले हैं? सही उत्तर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब। सही उत्तर बताओ क्या आएगा? सैयद हैदर रजा कहाँ के रहने वाले हैं? मध्य प्रदेश के। बंबई में हैदर रजा अध्ययन के लिए कहाँ जाना चाहता था? मोहन आर्ट क्लब में। सैयद हैदर रजा की किस विषय में विशेष रुचि थी? चित्रकला में। सैयद हैदर रजा की दृष्टि में चित्रकला क्या है? आत्मा की पुकार है। सैयद हैदर रजा की छटपटाहट किस लिए थी? काम करने की वजह से थी। काम करना चाहते थे। सर्वप्रथम सैयद हैदर रजा को कौन सी नौकरी मिली थी? उन्हें ड्राइंग अध्यापक की नौकरी मिली थी। सैयद हैदर रजा को बॉम्बे आर्ट सोसाइटी का स्वर्ण पदक कब मिला था? 1948 में। पिकासो कौन थे? पिकासो एक फ्रेंच कलाकार थे, चित्रकार थे। सैयद हैदर रजा जे स्कूल ऑफ आर्ट का नियमित छात्र कब बना? सन 1947 में। आत्मा का ताप नामक पाठ साहित्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है? ये एक आत्मकथा है। श्रीनगर की यात्रा के दौरान लेखक की मुलाकात किस महान फोटोग्राफर से हुई थी? सही उत्तर आएगा फ्रेंच फोटोग्राफर हेनी कार्तिये। ग। तो ये हमारी हिंदी आरोह में गद्य के पाठों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर थे। धन्यवाद।